नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं भीष्म साहनी का उपन्यास तमस। इस उपन्यास का कथानक मैं करवा चुकी हूँ, प्रमुख पात्र बता चुकी हूँ। आज हम जानेंगे कि इसमें जो प्रमुख उदाहरण है, जो एग्जाम्स में या आपके पेपरों में पूछे जा सकते हैं, तो उनको यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले है कि यह सब हिंदुओं की चालाकी है। बख्शी जी, हम सब जानते हैं, आप चाहे जो कहें, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है। कांग्रेस हिंदुओं की जमात है और मुस्लिम लीग मुसलमानों की। कांग्रेस मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो विचार है, किसके विचार है? ये महमूद के विचार है। महमूद किससे बात कर रहे हैं? बख्शी जी को कह रहे हैं। आगे जो है वो रिचर्ड है। रिचर्ड क्योंकि इसमें प्रमुख पात्र है, वो कहते हैं कि बड़ा आसान है लीजा। लीजा भी यहाँ पर पात्र या भूमिका के रूप स्त्री पात्र है। मुसलमानों के नामों के अंत में अली, दीन, अहमद ऐसे शब्द लगे रहते हैं, जबकि हिंदुओं के नामों के पीछे ऐसे शब्द जैसे लाल, चंद, राम लगे रहते हैं। रोशन लाल होगा तो हिंदू, रोशन दीन होगा तो मुसलमान, इकबाल चंद होगा तो हिंदू और इकबाल अहमद होगा तो मुसलमान। ये लीजा से बातचीत के दौरान रिचर्ड उनको बताते हैं। आगे रिचर्ड के ही जो प्रमुख कथन है वो यहाँ पर है। बुद्ध की मूर्तियों की सबसे बड़ी खूबी वह धीमी सी मुस्कान है जो उसके होठों के आसपास खेलती रहती है। तो ये बुद्ध के, भगवान बुद्ध की मूर्ति के बारे में बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? रिचर्ड बता रहे हैं। हुकूमत करने वाले यह नहीं देखते कि प्रजा में कौन सी समानता पाई जाती है। उनकी दिलचस्पी तो यह देखने में होती है कि वे किन किन बातों में एक दूसरे से अलग हैं। हिंदू गाय का मांस नहीं खाते और मुसलमान सुअर का मांस नहीं खाते। सिख लोग झटके का मांस खाते हैं, जबकि मुसलमान लोग हलाल का मांस खाते हैं। अगर प्रजा आपस में लड़े तो शासक को किस बात का खतरा है? यानी लोग ही आपस में लड़ते रहेंगे तो शासन को किसी तरह का या शासक को कोई खतरा नहीं है। देखिए, जो रिचर्ड है वो अंग्रेज अधिकारी, जिला कलेक्टर हैं, और जो लीजा है वो उनकी पत्नी है। ये पात्रों में मैं आपको बता चुकी हूँ। पुण्यात्मा जी जो वानप्रस्थ जी हैं वो क्या है, जो कि हिंदू धर्म के कर्मकांड बहुत अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पर ये कहते हैं कि सबसे पहले अपनी रक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। सभी सदस्य अपने अपने घर में एक एक कनस्तर कड़वे तेल का रखें। एक एक बोरी कच्चा या पक्का कोयला रखें। उबला तेल शत्रु पर डाला जा सकता है, जलते अंगारे छत पर से फेंके जा सकते हैं। यहाँ पर ये अपने विचार दे रहे हैं शत्रु से बचने के लिए। जो पुण्य आत्मा या जो वानप्रस्थ जी हैं वो यहाँ पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। पादरी हर्बर्ट ये क्या कहते हैं कि शहर की हिफाजत का सवाल राजनीतिक सवाल नहीं है, यह राजनीतिक पार्टियों के ऊपर का सवाल है। शहर के सभी लोगों का, नागरिकों का सवाल है। इसमें अपनी अपनी पार्टियों को भूल जाना होगा। सरकार का भी रोल इसमें बहुत बड़ा है। हम सबको मिलकर शहर की स्थिति को संभाल लेना चाहिए। हमें इसी वक्त शहर का दौरा करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए, उनसे अपील करनी चाहिए कि वे आपस में नहीं लड़े। ये किसका कथन है? ये पादरी हर्बर्ट का कथन है। तो ये अमन की बात करने वाला व्यक्ति विशेष है, पादरी हर्बर्ट। ये कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में प्रमुख हैं और ये कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जो पादरी हर्बर्ट है। और ये एक अमन पसंद व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि देश में अमन और शांति बनी रहे। मजदूर आपस में किस तरह की बातचीत करते हैं, उन परिस्थितियों को भी यहाँ पर दिखाया गया है। बाबू ने कहा, आजादी आने वाली है। मैंने कहा, आए आजादी, पर हमें क्या, हम पहले भी बोझा ढोते हैं, आजादी के बाद भी बोझा ढोएंगे। तो ये परिस्थितियां दिखा रहे हैं कि जो मजदूर वर्ग है उनका जीवन कैसा है। आजादी आने या ना आने से उन पर कोई अधिक फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि वो उनकी जो आपसी बातचीत है वो हमें दिखाती है कि आजादी से पहले भी उनके जीवन में अनेक संघर्ष हैं और आजादी के बाद भी उनका जीवन यथावत ही होने वाला है। लाला लक्ष्मी नारायण से उनकी पत्नी क्या कहती है कि और भी लोग हैं, अफसरों के साथ, हमसायों के साथ, हिंदू मुसलमान सभी के साथ मेल मिलाप बनाए रखते हैं। अपने संबंधियों को ही देखो, मुसलमानों का उनके घर तांता लगा रहता है। तुमने न अफसरों के साथ बनाकर रखी, न हमसायों के साथ। ये कौन है? लाला लक्ष्मी नारायण की पत्नी उनको इस बारे में बताती हैं। देवदत्त ये क्या कहते हैं कि हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, पुराने संस्कारों का हम पर गहरा प्रभाव है। मजदूर वर्ग के होते तो हिंदू मुसलमान का सवाल तुम्हें परेशान नहीं करता। यहाँ क्या है? परेशान नहीं करता।
तो ये किसकी बात चल रही है? ये देवदत्त कह रहे हैं। यहाँ पर देवदत्त जो है वो मजदूरों के हितैषी नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं। उसके बाद है जरनैल साहिबान। मैं आपसे कहता हूं कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। शहर में फसाद हो रहा है, आगजनी हो रही है और उसे कोई रोकता नहीं। डिप्टी कमिश्नर अपनी मेम को बाहों में लेकर बैठा है और मैं कहता हूं कि हमारा दुश्मन अंग्रेज है। गांधी जी कहते हैं कि वही हमें लड़ाता है और हम भाई भाई हैं। गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति है। हमें अंग्रेजों की बातों में नहीं आना चाहिए और गांधी जी का फरमान है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। मैं भी यही कहता हूं कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। हम एक हैं, हम भाई भाई हैं, हम मिलकर रहेंगे। ये किसके विचार हैं? ये जर्नैल के विचार हैं। जहां सबको जान जहां सबको जानता था वहां किसी ने आसरा नहीं दिया। सामान लूट लिया और घर को आग लगा दी। यहाँ जानने वालों से क्या उम्मीद हो सकती है? ये हरनाम सिंह है। हरनाम सिंह और उसकी पत्नी के साथ जो बुरा व्यवहार किया जाता है, उनका घर लूट लिया जाता है, तो ये उन्हीं का कथन है। हम झूठी अफवाहें सुन सुनकर एक दूसरे के खिलाफ तैश में आ रहे हैं। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि गांव के मुसलमानों के साथ मेलजोल बनाए रखें और हत्तुल वसा कोशिश करें कि गांव में फसाद न हो। ये सोहन सिंह है। ये भी अमन और शांति चाहते हैं और ये जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं उनकी खिलाफत करते हैं। मीरदाद का जो कथन है, अगर हिंदू मुसलमान सिख मिल जाते हैं तो उनमें इत्तेहाद हो जाता है, तो अंग्रेज की हालत कमजोर पड़ जाती है। अगर हम आपस में लड़ते रहते हैं तो हालात मजबूत बनी रहती हैं। तो ये किसके विचार हैं? ये मीरदाद का कथन है। जो मीरदाद हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अगर हिंदू मुसलमान और सिख मिल जाते हैं, उनमें अगर इत्तेहाद यानी एकता हो जाती है तो अंग्रेज की हालत कमजोर हो जाएगी। और अगर हम लड़ते हैं यानी बाकी धर्म के लोग अगर लड़ते हैं तो अंग्रेजों की हालत मजबूत बनी रहती है। लीजा जो रिचर्ड की पत्नी है, इतने गांव तो जल गए रिचर्ड, अभी भी तुम्हें काम है? अब तुम्हें और क्या काम करना है? दूसरा, ये सभी जो कथन है ये लीजा के हैं। वो आगे कहती है कि मुझे कहाँ घुमाने ले चलोगे रिचर्ड? मुझे मुझे जलते गांव की सैर कराओगे? मैं कुछ भी देखना नहीं चाहती, कहीं भी जाना नहीं चाहती। ये आदमी लोग कितने अजीब होते हैं। कितना रस ले लेकर पत्थरों और खंडरों के बारे में बात करते रहते हैं। कोई स्त्री इन बातों के बारे में जानते हुए भी इतना चहकेगी नहीं, इतनी डींग नहीं मारेगी। ये रिचर्ड से बातचीत कर रही हैं और उस घटना के बारे में जो वहां पर हालात हो चुके हैं, जो रिचर्ड उसे दिखा रहे हैं, वो देखना नहीं चाहती। तो उसके ये कथन है। उसे लगा जैसे मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता। वास्तव में महत्व केवल शासकीय मूल्यों का होता है। तो ये जो विचार हैं ये भी किसके हैं? ये लीजा के विचार हैं। हमें आंकड़े चाहिए, केवल आंकड़े। आप समझते क्यों नहीं? आप लंबी हाँकने लगते हैं, सारी राम कहानी सुनाने लगते हैं। मुझे राम कहानी नहीं चाहिए, मुझे केवल आंकड़े चाहिए। कितने मरे, कितने घायल हुए, कितना माली नुकसान हुआ। ये कौन है? रिलीफ कमेटी के जो बाबू हैं वो आंकड़े मांगने का काम कर रहे हैं। बापू ने कहा कि हिंसा मत करो। अब फिसाद के वक्त मुझ पर कोई हमला कर दे तो मैं क्या करूं? क्या उस वक्त मैं उसके सामने हाथ जोड़ दूं? मार दे भाई, गर्दन झुका दूं, काट ले भाई गर्दन? क्या करूं? ये किसके विचार हैं? कश्मीरी लाल के विचार हैं, जो इस बात का विरोधी है कि जो अहिंसावादी जो गांधीवादी विचार हैं उसका विरोधी नजर आता है। गांधी जी ने यह नहीं कहा कि कोई तुम पर हमला करे तो तुम उसका जवाब नहीं दो। ये शंकर लाल से बातचीत चल रही है, किसकी? कश्मीरी लाल की। तो शंकर लाल इसको समझाने का प्रयास कर रहा है कि गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा कि अगर एक गाल पर मारे तो तुम उसका जवाब नहीं दो, बल्कि दूसरी गाल आगे कर दो। ऐसा गांधी जी ने नहीं कहा, ये शंकर लाल उसको कहता है। तो खुद तशद्दुद नहीं कर। नंबर 1, तू तशद्दुद करने वाले को समझा भी, अगर समझाने का मौका है तो। नंबर 2, और अगर वह नहीं मानता तो डटकर मुकाबला कर। यह है नंबर 3। ये बख्शी जी का कथन है। तशद्दुद से अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि आक्रमण। खुद आक्रमण मत कर। अगर तुम आक्रमण करने वाले को समझाने का अगर मौका मिलता है तो उसे समझाने का काम भी करो। अगर वह नहीं मानता तो क्या करो? डटकर मुकाबला कर। ये कौन कह रहा है? बख्शी जी कह रहे हैं। आगे, मैं सोचता हूँ कि इस वक्त हम सब मिलकर जैसे भी हो शहर की फिजा को बेहतर बनाएं। यहाँ शहर के सभी बड़े बड़े लोग मौजूद रहें या मौजूद हैं, उनकी आवाज का बड़ा असर होगा।
मेरा विचार है कि एक अमन कमेटी बनाई जाए और यह अमन कमेटी हर मोहल्ले में, हर गली में अमन का प्रचार करे। इसमें सभी सियासी जमातों के नुमाइंदे यानी व्यक्ति विशेष शामिल हों। इस काम के लिए मैं समझता हूं कि अगर एक बस का इंतजाम हो सके जिस पर लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन लगा दिए जाएं और कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य सियासी जमातों के नुमाइंदे बैठकर जगह जगह बस में से अमन की अपील करें तो इसका बड़ा असर होगा। ये किसका कथन है? लूकस साहब का ये कथन है। आगे लेखक का जो स्वयं का वर्णन है कि दोनों एक दूसरे के साथ खुलने लगे थे। किसका अल्लाह रखा ने आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया। किसका अल्लाह रखा और प्रकाशों का डरी सहमी रहते हुए भी प्रकाशों इस अनूठे अनुभव में भाग लेने लगी थी, अर्थात वो भी समर्पण कर रही थी, उसे ग्रहण सी करने लगी थी। उसे लगता जैसे अतीत पीछे छूटता जा रहा है और वर्तमान बाहें फैलाए उसे आलिंगन में भरने के लिए उतावला हो रहा है। स्थिति इतनी बदल गई थी कि उसके प्रसंग में प्रकाशों के माँ बाप भी असंगत होते जा रहे थे। तो ये वर्णन किया है कहानी में किसका? अल्लाह रखा और प्रकाशों के एक दूसरे के आकर्षण का स्वयं लेखक ने। लेखक यहाँ लिखते हैं कि यदि कोई हिंदू अब चुनाव के लिए खड़ा होगा तो उसे कांग्रेस के समर्थन की जरूरत होगी और अगर कोई मुसलमान खड़ा होगा तो उसे मुस्लिम लीग के समर्थन की। हम जाहिल लोग लड़ते हैं, समझदार खानदानी लोग नहीं लड़ते। यहाँ सभी आए हैं, हिंदू भी, सिख भी, मुसलमान भी, मगर कैसे प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हैं। लोगों ने झांक झांक कर बस के अंदर देखा। कौन आदमी था जो पहले से बस में बैठकर आया था और लाउड स्पीकर पर नारे लगा रहा था? ड्राइवर की सीट के साथ वाली सीट पर एक आदमी हाथ में माइक्रोफोन पकड़े बैठा था। बहुत लोगों ने उसे नहीं पहचाना, कुछ एक ने पहचान भी लिया। नत्थू मर चुका था, वरना नत्थू यहाँ मौजूद होता तो उसे पहचानने में देर नहीं लगती। मुराद अली था, काले चेहरे और कंटीली मूंछों वाला मुराद अली। उसकी पतली सी छड़ी उसकी टांगों के बीच पड़ी थी और छोटी छोटी आंखें दाएं बाएं देखे जा रही थी और लाउड स्पीकर में से नारे गूंज रहे थे। ये वर्णन किया है लेखक ने मुराद अली के द्वारा, जो बस में जब वो बैठा है। लेखक यहाँ लिखते हैं कि रोशनी स्त्रियों के दमकते चेहरों पर पड़ रही थी। भावनाओं से उद्वेलित चेहरे, उत्कंठा, भय, अथाह श्रद्धा और विश्वास सभी उनकी आंखों में छाए थे। कहीं कहीं किसी युवती की चकित आंखें गुरुद्वारे का अनूठा दृश्य देखे जा रही थी। इन्हीं युवतियों में जसबीर भी बैठी थी, हरनाम सिंह चाय वाले की बेटी। जब स्त्रियां जो हरनाम सिंह है वो निश्चित था कि उसकी बेटी गुरुद्वारे में शरण ले लेगी, तो वहीं का चित्रण यहाँ पर किया गया है। सैयदपुर के निवासी होने का सिखों को भी उतना ही गुमान था जितना कि मुसलमानों को। सभी को सैयदपुर की लाल मिट्टी पर, बढ़िया गेहूं पर, लुकाटों के बागों पर, लुकाट एक तरह का फल होता है, लुकाटों के बागों पर, यहाँ तक कि सैयदपुर के कड़े जाड़ों पर और बर्फीली हवा पर समान रूप से नाज था। और इसी भांति अपनी मेहमान नवाजी पर, दरिया दिली पर और हंसमुख स्वभाव पर भी नाज था। फसाद शुरू होने पर दोनों ओर से लोग सैयदपुर के निवासी होने के नाते ही छाती ठोककर मैदान में कूदे थे। चांदनी पीली पड़ गई, धीरे धीरे पो फटने लगी। रात का ऐन्द्रजालिक वातावरण फिर से छिन्न भिन्न होने लगा। स्वच्छ शीतल हवा रोज की तरह बहने लगी। गांव के बाहर पके गेहूं के खेत इस हवा में झूमने लगे। हवा में लुकाटों की महक थी, यानी उस फल की खुशबू फैल रही थी। नदी की ओर से हवा का झोंका आया, लुकाटों की महक से लदा हुआ। उसमें उन सफेद फूलों की भी भीनी भीनी गंध मिली थी जो उस मौसम में झाड़ियों पर उगते थे। किसी किसी वक्त लुकाटों के बाग में से तोतों का एक झुंड फड़फड़ाता, चींची करता उड़ जाता। नदी का पानी नीला नीला हो रहा था। हवा का झोंका आता तो पानी में झुरझुरी सी होती। ये चित्रण किया है लेखक ने वहां के वातावरण का। जब रोशनी फैलने लगी तो चीलें और कौवे ढेरों के ढेर आसमान में उड़ने लगे। उनके गिद्ध भी मंडराते हुए आ गए। स्कूल के बाहर खड़े एक रुंड मुंड पेड़ पर 10-15 गिद्ध आकर बैठ गए थे, यानी बिल्कुल जो खाली था। ऊपर से छोटे छोटे सिर, बड़ी बड़ी पतली चोंचे। कुछ गिद्ध कुएं की जगत पर भी आ बैठे थे जहां लाशें फूलने लगी थी और फूल फूल कर कुएं के मुंह तक पहुंचने लगी थी। घरों की मुंडेरों पर भी जगह गिद्ध आकर बैठ गए थे। गलियां सुनसान पड़ी थी। बिखरी लाशें गांव की निस्तब्धता को और भी गहरा बना रही थी। अब गांव की गलियों
में कोई धीरे से भी चलता तो उसके पैरों की चाप गूंजती थी। सांप्रदायिकता की आग में जो गांव तहस नहस हो गया था उसका चित्रण किया गया है और गिद्ध उन लाशों को नोचने की ताक में बैठे थे जो वहां पर बिखरी पड़ी थी। तो ये सांप्रदायिकता का जो भयानक रूप है इसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। पिछले 1 साल में रिचर्ड उसे 2-3 महीने के लिए जेल भेज चुका था। यह आदमी फिसाद के पहले और फिसाद के दिनों में भी फिसाद को रोकने की कोशिश करता रहा था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कारकुनों को एक साथ मिलकर बैठने और शहर में अमन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता रहता था। इसकी नज़र अभी भी अमन पर ही थी। इस समय यह इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं कही। मीरदाद को जब जेल भेज दिया जाता है तो उसके बारे में ये पंक्तियां दी गई है। मीरदाद क्योंकि वो ये जानता है कि ये सब अंग्रेजों का करा धरा है और जो सांप्रदायिक दंगे हैं ये भी अंग्रेजों की ही देन है। वो अपने मुस्लिम भाइयों को समझाना चाहता है लेकिन कोई उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। यहाँ सभी टोड़ी इकट्ठे हुए हैं, सरकार की चापलूसी करने वाले। हम किसी से डरते नहीं हैं, साफ बात मुंह पर कहते हैं। इन फिसादों के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार उस वक्त कहाँ थी जब शहर में तनाव बढ़ रहा था? अब कर्फ्यू लगाया गया है, उस वक्त क्यों नहीं लगाया गया? उस वक्त साहब बहादुर कहाँ थे? हम किसी से डरते नहीं, साफ बात मुंह पर कहते हैं। ये कथन मनोहर लाल का है। मनोहर लाल कौन है? ये अखाड़े का शिष्य है और हिंदू पार्टी की तरफ से या हिंदुओं की तरफ से उसने मोर्चा संभाल रखा है। फिसाद करने वाला भी अंग्रेज, फिसाद रोकने वाला भी अंग्रेज, भूखों मारने वाला भी अंग्रेज और रोटी देने वाला भी अंग्रेज, घर से बेघर करने वाला भी अंग्रेज और घरों में बसाने वाला भी अंग्रेज। ये किसका कथन है? ये बख्शी जी का कथन है। बख्शी जी कौन है? बख्शी जी जो कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं, उनके ये विचार हैं। तो ये महत्वपूर्ण उदाहरण है या महत्वपूर्ण कथन जो पात्रों के द्वारा कहे गए हैं। लेखक के स्वयं के जो वर्णनात्मक तरीके से इस उपन्यास को प्रकट करने का प्रयास उन्होंने किया है, इसको विस्तार देने का जो प्रयास उन्होंने किया है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये उदाहरण या ये कथन आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।